आज बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है 2.1 टॉपिक पे। टू पॉइंट वन पर जो पढ़ना है फ्लावर। फ्लावर है फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है? एंजियोस्पर्म का फैसिनेटिंग ऑर्गन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो फर्टिलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। प्री फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन से होने वाले इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जैसे कि पॉलन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, ये सब फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट्स हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स पढ़ा था। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला। तो यहाँ पे भी वही थोड़ा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स एंड डबल फर्टिलाइजेशन जो कि एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक्स है। एंड उसके बाद 2.4 पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। और उसके बाद जो 2.5 टॉपिक है वहाँ पे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी कह रही है कि are we not lucky that plant reproduce sexually? The myriads of flower that we enjoy gazing at the scent, बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जो हम यूज करते हैं, जो सेंट में यूज किए जाते हैं। परफ्यूम्स दैट वी आर soon over the rich colors that attract us are all there in aid to sexual reproduction। तो ये सब भी जो भी फ्लावर मिल बन रहे हैं या मतलब बनते हैं प्लांट्स में, वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बने हैं। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर एस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फ, मतलब फ्लावर जो बने हैं वो हमारे लिए नहीं बने हैं। फ्लावर ऐसा नहीं कि फ्लावर हम लोगों के यूज करने के लिए बने हैं। फ्लावर तो प्लांट्स ने अपने लिए बनाए हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरेसेंसेस। Flowers and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruits and seeds। In this chapter, let us understand, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर, टॉपिक नंबर 2.1 फ्लावर। फ्लावर क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का फैसिनेटिंग ऑर्गन है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि ह्यूमन बींग्स हैव हैड ए इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम, मतलब बहुत पुराने समय से जो इंटीमेट रिलेशनशिप है ह्यूमंस का फ्लावर के साथ। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ, जैसे कि एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, जो सजावट में यूज करते हैं, सोशल में यूज किया जाता है, जो और जो रिलीजियस, मतलब रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, जो रीति रिवाज में यूज होता है, कल्चरल वैल्यू, दे हैव ऑलवेज यूज एज सिंबल ऑफ फॉर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स, मतलब ह्यूमन की फीलिंग को बताने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। इस तरीके ये सब फूल से ही आदमी अपने एक्सप्रेस करता है, ह्यूमंस यूज करता है। लिस्ट एट द 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल दैट आर, मतलब एक क्वेश्चन है 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, उनकी लिस्ट बतानी है। तो ये डायग्राम दिया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलस ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ओवरी, ये क्या हो गया? सीपल्स। और ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये फिलामेंट कहा जाता है इसको। ये क्या होता है? जो येलो कलर वाला पार्ट होता है उसको पीटल्स कहा जाता है। और ये एंथर होता है, इसमें इसको डाइथिकस एंथर प्रेजेंट होता है। इसमें स्टिग्मा होता है, जहाँ पे स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ही आके गिरता है, स्टाइल पार्ट होता है। तो ये सारे कुछ पार्ट हो गए फ्लावर के। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, यहाँ से शुरू करते हैं। टू ए बायोलॉजिस्ट, flowers are morphological and embryological marvels and sites of sexual reproduction। फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड
एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो क्लास 11th में चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें फ्लावर के सारे पार्ट के बारे में मतलब पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहा है कि क्लास 11 जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं तो उन्होंने 11th पढ़ा होगा, तो उनके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी कह रही है कि इन्होंने क्लास 11 में जो पार्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पर आपने पढ़ लिया है फ्लावर के सारे पार्ट्स के बारे में। तो फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द, और जो फिगर 2.1 पर दिया है ये सिर्फ रिकॉल कराने के लिए दिया है। कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन ए फ्लावर इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। तो अब यहाँ से शुरू होता है जो फर्टिलाइजेशन के इवेंट थे। पहला इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से होने वाले फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, मतलब जो प्लांट पर एक्चुअल फ्लावर दिखाई देता है उससे बहुत पहले द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। सेवरल हार्मोनल, मतलब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज, हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेज आर इनिशिएटेड which leads to the differentiation and the further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bears the floral buds and then the flowers. Inflorescence formed which, जो कि बनकर क्या बनाता है, bear the floral buds, और then उसके बाद क्या बन जाता है, floral flower का formation हो जाता है। In the flower the male and female reproductive structure, फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोसियम कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोसियम कहा जाता है। डिफरेंशिएट एंड डेवलप। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ ए बर्ल ऑफ स्टेमन। एंड्रोसियम क्या होता है, स्टेमन्स का बर्ल, मतलब स्टेमन का गुच्छा पूरा एकदम, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। एंड्रोसियम इज कंसिस्ट ऑफ ए बर्ल ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। एंड गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो गाइनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं जो इसमें पार्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो 2.2.1 स्टेमन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। फिगर 2.2a shows the two parts of टिपिकल स्टेमन। जो फिगर 2.2 दिया है यहाँ पे साइड में, ये शो कर रहा है टिपिकल स्टेमन, जिसके दो पार्ट्स हैं, लॉन्ग एंड सिलेंडर, जिसको स्टॉक, जिसको क्या कहा, फिलामेंट, एंड द टर्मिनल, जो टर्मिनल पार्ट है, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, एंथर। टर्मिनल पार्ट्स जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इसमें दो लोब होते हैं जिसको एंथर कहा जाता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस, और जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट्स का जो कि थैलेमस से अटैच होता है, आर द पीटल ऑफ, या फ्लावर के पीटल से अटैच होता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट, और जो अलग अलग स्पेसीज प्लांट की होती हैं उनमें अलग अलग जो नंबर और स्टेमन की नंबर और लेंथ वेरिएबल होते हैं, वेरी करते हैं। इफ यू वेयर टू कलेक्ट ए स्टेमन्स ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीज अरेंज देम ऑन ए स्लाइड, मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हो तो स्लाइड, जो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट स्पेसीज के कलेक्ट करो, उनको स्लाइड पर रख दो, अरेंज कर दो, एंड वुड यू एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर, और उसमें अलग अलग वेरिएशन जो दिखाई देगा। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, तो इसका मतलब जब इसको केयरफुल ऑब्जर्वेशन करोगे डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम एंड elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। तो ये जो डायग्राम दिया है 2.2 पर, जिसमें ए टिपिकल स्टेमन है, ये पार्ट है, बी है 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट इसके पार्ट हो गए। ये पार्ट क्या है, फिलामेंट, जिसको स्टॉक भी कहा जाता है। ये एंथर जो जनरली बाइलोब्ड होता है,
और अब ये जो डायग्राम बी वाला दिया है ये है 3 डायमेंशनल कट सेक्शन, एंथर का ही डायग्राम दिया हुआ है। तो एंथर में ये जो है ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, पॉलन, पॉलन सेक। और ये क्या है, पॉलन ग्रेन। मतलब पॉलन सेक के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। ये है लाइन ऑफ डाइसेंस, यहीं से एंथर फटेगा या टूटेगा और पॉलन, जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाते हैं। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, अगर टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो एंथर बाइलोब्ड होता है। एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब, और 2 लोब हो गए, और दो में, हर एक दो में, मतलब ईच लोब के पास 2 थीका होते हैं, मतलब 2 एक लोब के पास होंगे और 2 दूसरे लोब के पास होंगे। ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज, इसको क्या कहा जाएगा, डाइथीकस, क्योंकि फिगर 2.2 में दिखाया गया है, 2.2 बी में दिखाया गया है। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रू रन्स लेंथ वाइज, और जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रू जो इनकी लेंथ वाइज रन कर रहा है उसको कहा जाता है लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, को सेपरेट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, जो कि 2.3 ए पर दिखाया गया है। अगला जो नीचे डायग्राम दिया हुआ, the bilobed nature of an anther very distinct in the transverse section of anther, जो एंथर का बाइलोब्ड नेचर होता है वो वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन, एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन से वेरी डिस्टिंक्ट। एंथर इज 4 साइडेड, और जो एंथर होता है एंथर के पास 4 साइड होती हैं, जिसको टेट्रागोनल टर्म यूज किया गया है। 4 साइडेड मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4, जिसके पास 4 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, लोकेटेड एट द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर पर लोकेटेड होती हैं। 2 इन ईच लोब, और हर एक लोब में 2 प्रेजेंट होती हैं। ना माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फिर से डेवलप करके पॉलन सेक का फॉर्मेशन कर देती है, बिकम से पॉलन सेक। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, और ये कैसे लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनली फैलते हैं ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को के साथ पैक हो जाती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर। इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं तो जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखाई देता है, नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, मतलब बाहर की तरफ से कैसा दिखाई देता है, सर्कुलर। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो जनरली कितनी 4 लेयर से, वॉल लेयर से सराउंडेड होता है, मतलब इसकी जो 4 लेयर होती हैं, क्योंकि फिगर 2.3 बी में दिखाया गया है। जो सबसे आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है, ये याद रखना है। और एक ही सीक्वेंस में एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम है उनका अगर सीक्वेंस आप आउटर से इनर याद कर रहे हो तो सबका आउटर से इनर ही याद करो, या इनर से आउटर याद करे तो सबका इनर से मतलब आउटर ही याद करो, चाहे आउटर से इनर याद कर लो या इनर से आउटर। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे तो आउटर टू इनर दे दिया, कहीं इनर टू आउटर दे दिया। तो एनसीईआरटी से मतलब नहीं, आपको एक साइड से याद करने, साइड सारे नहीं तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो जो सबसे आउटर लेयर है वो है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में इंडोडर्मिस है, एंड देन मिडिल लेयर, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो है टेप्टम। द आउटर 3 वॉल लेयर्स, जो बाहर मतलब एपिडर्मिस, इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर है, ये परफॉर्म करती हैं प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। मतलब ये क्या, इनका क्या काम होता है, आउटर जो 3 लेयर हैं एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर, आउटर 3 लेयर वॉल लेयर्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन का काम करती हैं एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर, एंथर को फटने या फूटने में हेल्प करती हैं और पॉलन को रिलीज करा देती हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको टेपिटम कहा जाता है, ये इनर मोस्ट वाल लेयर इज द टेपिटम। ये क्या करती है, नरिश करती है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको नरिश से, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स खाना पीना है वो प्रोवाइड कराती है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। द सेल्स ऑफ द टेपिटम पॉजेज डेंस साइटोप्लाज्म, और जो टेपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है वो किसके क्या होता है, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंसिटी में होता है, एंड जनरली हैव ए मोर देन 1 न्यूक्लियस, और जनरली बात करें तो जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस, मतलब मल्टी न्यूक्लियट की कंडीशन क्रिएट हो गई।
ये थी स्ट्रक्चर ऑफ इसकी स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो इस पे आगे बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कैन यू थिंक द हाउ टैपिटल सेल्स कुड बिकम ए बाइन्यूक्लिएट। तो अगला टॉपिक है, व्हेन द एंथर इज यंग, व्हेन एंथर इज यंग ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स, जब एंथर कैसा हो जाए, यंग, तो जो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स हैं, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस एक जैसी सेल्स होती हैं, वो स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं, जो कि ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेती हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। अब ये जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, एन एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। एंथर डेवलप करता है और जो सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स हैं, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, उसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन, और टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर देता है। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, जो कि क्वेश्चन पूछा है कि जो टेट्राड है उसकी प्लॉइडी क्या होगी। जो टेट्राड होता है ये होता है हैप्लॉयड, या याद रखना, टेट्राड की जो प्लॉइडी होती है वो एन, मतलब हैप्लॉयड। क्योंकि जो हैप्लॉयड इसलिए क्योंकि इसमें क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ। मियोटिक डिवीजन से जो माइक्रोस्पोरो स्पोर है, माइक्रोस्पोर से क्या फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम से टेट्राड का जब क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन, मतलब जब डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड में अगर मियोटिक डिवीजन मियोसिस क्या करता है, प्लॉइडी को चेंज कर देता है। अगर डिप्लॉयड है तो उसको हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देता है। और माइटोसिस क्या करता है, प्लॉइडी को चेंज नहीं करता है। हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड ही रहेगा माइटोसिस के बाद, और डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि अगर डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देता, तो यहाँ पे इसने माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब हैप्लॉयड का फॉर्मेशन कर दिया। तो आगे बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिया है, फिगर 2.3, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन यंग एंथर। ये वाला पार्ट है यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो यहाँ पे जो सबसे देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सबसे आउटर लेयर इपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, देन उसके बाद क्या है, मिडिल लेयर, देन टेपिटम। ये तो हो गई इसकी लेयर। और ये है, ये याद रखना इसकी नेमिंग, ये कनेक्टिव होता है। और ये क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यू कौन से थे, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो बी डायग्राम भी है, बी डायग्राम इस टाइप से दिखा दिया गया। तो यहाँ पे जो सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, फिर इंडोडर्मिस, देन मिडिल लेयर, देन टेपिटम। और ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉयड। ये सारी स्ट्रक्चर कैसी है, डिप्लॉयड। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉयड है। और अगर बात करें इंडोथीसियम की, तो इंडोथीसियम भी डिप्लॉयड ही होता है। और जो माइक्रोस्पोर और टेपिटम है, टेपिटम भी टेट्राड कैसा होता है, हैप्लॉयड, लेकिन टेपिटम कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो इनकी प्लॉइडी याद रखना। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो भी, जो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू है वो कैसा होता है, वो भी डिप्लॉयड होता है। अगर कहीं भी प्लॉइडी पूछ दे तो प्लॉइडी याद रखना। तो ये डायग्राम दिया है बी वाला, बी द इनलार्जमेंट ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम का इनलार्ज पार्ट बना दिया था, इनलार्ज भी हुआ 1 लेयर्स। और जो सी डायग्राम दिया है, मेच्योर डाइस्टेंस, ये क्या हुआ, एंथर फूट गया, फट गया, डाइसेंस हो गया। ये जो डायग्राम दिया है, डाइसेंस एंथर। तो टॉपिक क्या, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू। इससे पहले क्या चल रहा था, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो जो स्पोरोजिनस है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू की ईच सेल,
Each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a माइक्रोस्पोर मदर टेट्राड। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी हर एक सेल कैपेबल होती है, मतलब सक्षम होती है माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाने के लिए। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन, और हर एक क्या है, एक पोटेंशियल पोलन है या माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। टॉपिक क्या था? टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, उस टॉपिक का जो आंसर है वो यहाँ पे है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल, मतलब पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। वो भी कैसे? थ्रू द मियोसिस होके, मियोसिस क्या कर देता है? प्लॉइडी को चेंज कर देता है। तो माइक्रोस्पोर पॉलन मदर सेल क्या था? पीएमसी क्या था? शॉर्ट में पॉलन मदर सेल को पीएमसी कहा जाता है। पीएमसी डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड का फॉर्मेशन हो गया। माइक्रोस्पोर्स क्या है? वो कैसे हैं? हैप्लॉयड हैं। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड मतलब मियोसिस हुई है। तो इस माइक्रोस्पोरोजिनेसिस किसको कहा जाता है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम द पॉलन मदर सेल से, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड एंड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स ऑफ 4 सेल्स। जो माइक्रोस्पोर्स हैं बन जाते हैं एज दे आर फॉर्म्ड एंड आर अरेंज इन ए क्लस्टर, झुंड के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। 4 मतलब 4 के झुंड में अरेंज हो जाते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जाना जाता है, जो कि फिगर 2.3 ए में दिखाया गया है। फिगर 2.3 का ए पार्ट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। एज द एंथर मेच्योर, और जो एंथर है वो मेच्योर होता है, डिहाइड्रेट मतलब जो उसमें वाटर का अमाउंट है वो निकल जाता है। एंड द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, और जो माइक्रोस्पोर हैं, जो माइक्रोस्पोर्स थे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, और किस में डेवलप हो जाएंगे? पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं, जो कि 2.3 में दिखाया गया है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के साथ हजारों मतलब कई हजार क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डेhiscence ऑफ एंथर। ये बन गए और जो कि रिलीज हो जाते हैं एंथर के, जब एंथर फूटता है या फटता है, डेhiscence ऑफ एंथर, जो कि 2.3 में फिगर 2.3 में दिखाया गया है। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है? द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये लाइन याद रखना, जो पॉलन ग्रेन है किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट्स को। एनसीईआरटी की हर लाइन एकदम टिप पे याद होनी चाहिए। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर आप हिबिस्कस के जो ओपन एंथर है उसको टच करोगे, और एनी अदर हिबिस्कस या उसके अलावा कोई भी मतलब फ्लावर है उसके, यू वुड फाइंड द डिपोजिशन ऑफ, जो मतलब टच करने से फिंगर पे येलो येलो पाउडरी जो कलर का मतलब पाउडर सा लग जाता है, वो क्या पाउडरी लग जाते हैं, वो क्या है? पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। वो क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो येलो कलर का किसी भी फ्लावर को अगर टच करते हो तो येलो कलर का जो भी पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो एंथर ही होते हैं। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स आर ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व। और ये जो पॉलन ग्रेन्स थे इनको पानी की ड्रॉप में ले लो आने ग्लास में, और ग्लास की जो स्लाइड है उस पर एक ड्रॉप पानी की डालो और उस पर पॉलन ग्रेन डाल दो, और मतलब ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप से। अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यू विल रियली इमेजिन एट द वैरायटी ऑफ आर्की, मतलब जब इसको पॉलन ग्रेन को देखोगे तो इसमें बहुत सारी वैरायटी मतलब शेप, साइज एंड कलर, डिजाइन दिखाई देंगे। एनसीईआरटी कह रहा है वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर्स, मतलब बहुत सारी बनावट उसकी दिखाई देगी, जैसे कि साइज, शेप, कलर, डिजाइन,
सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग डिफरेंट स्पेसीज के अलग अलग पार्ट की, जो जैसे ये जो पार्ट डायग्राम दिए गए हैं, जैसे क्या है पॉलन ग्रेन, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ ए फ्यू पॉलन ग्रेन, तो ये भी सारे पॉलन ग्रेन ही है, लेकिन देखो सबकी अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप है। तो बात करते हैं आगे, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे जनरली होते हैं, स्पेरिकल शेप के, स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट, जो पॉलन ग्रेन का डायमीटर होता है वो यार डायमीटर याद रखना है 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यूनिट भी याद रखनी है, कितनी यूनिट है, 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर। ये डाटा याद करने वाला है एकदम, मतलब याद ही करना है, बोलने वाला नहीं। 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट इज ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वाल, और इस बात करते हैं अगर पॉलन ग्रेन की, तो इसके पास 2 लेयर होती हैं, 2 लेयर्ड वाल होती हैं, 2 लेयर्ड वाल। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन, जो सबसे हार्ड लेयर होती है बाहर वाली, जिसको क्या कहा जाता है, एक्साइन, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो कि स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है। आउटर जो सबसे हार्ड लेयर होती है, और इतनी हार्ड होती है कि इसके लिए अभी तक कोई भी केमिकल नहीं बना है जो इसको ब्रेक कर दे, कोई भी ऐसा एसिड नहीं है जो इस लेयर को, स्पोरोपोलेनिन लेयर को तोड़ दे। विच इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो ऑर्गेनिक मटेरियल जाना जाता है वो कौन है, यही है, स्पोरोपोलेनिन। इट कैन विदस्टैंड, मतलब ये इसमें हाई टेम्परेचर सहन करने की मतलब क्षमता होती है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बेस हो, कोई भी हो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि स्पोरोपोलेनिन लेयर को ब्रेक कर दे। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन, मतलब ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं जाना जाता जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड या तोड़ दे। पोलन ग्रेन एग्जाइन। अब बात आती है कि फिर ये जो पोलन ग्रेन है ये कैसे जर्मिनेट करते हैं, मतलब इनका कैसे जर्मिनेशन होता है। तो ये इस पे जो पोलन ग्रेन है, तो यहाँ पे इसके कुछ अपर्चर होते हैं, मतलब बात करें तो जो स्पोरोपोलिन लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं होती, डिसकंटिन्यूस होती है, और वो अब्सेंट होती है। कहीं अपर्चर टाइप के होते हैं, मतलब कंटिन्यूस लेयर नहीं होती है पूरे स्ट्रक्चर पर वो पोलन ग्रेन के। तो जहाँ पे मतलब जो अब्सेंट होती है स्पोरा, उसको कह दिया गया जर्म पोर्स। पोलन ग्रेन्स एग्जाइन है प्रोमिनेंट अपर्चर्स, मतलब जहाँ जहाँ पे जो पोलन ग्रेन स्पोरोपोलेनिन है अब्सेंट है, उसको क्या कह दिया, जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट, जहाँ जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट है उसको कह दिया जर्म पोर। द पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल, और जो पोलन ग्रेन है इनको फॉसिल की तरह अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, जो मतलब बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे, दो इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसके पास, क्यों रख सकते हैं, उसका जो रीजन है वो इसके पास स्पोरोपोलेनिन लेयर है जो कि ब्रेक तोड़ ही नहीं सकते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट्स ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न, और जो एक्साइन के चक्कर में ही पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फैसिनेटिंग अरेंजमेंट होता है पैटर्न और डिजाइन का। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का क्या काम है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की सबसे इनर वॉल होती है वो क्या होती है, इंटाइन। पोलन ग्रेन की 2 वाल होती हैं, आउटर वाल क्या हो गई स्पोरोपोलिन, और उसके बाद जो इनर वाल होती है वो कौन सी है, इंटाइन। और इंटाइन कैसी होती है, थिन पतली होती है और कंटिन्यूअस होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे कि कहीं पे लिख दे कि स्पोरोपोलिन इज कंटिन्यूअस, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो स्पोरोपोलिन है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, और जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उसको जर्म पोर कह दिया गया। लेकिन अगर बात की जाए इंटाइन की, जो दूसरी लेयर है पोलन ग्रेन की इनर लेयर, उसको इंटाइन कहा जाता है, लेकिन वो पतली भी होती है और कंटिन्यूअस भी होती है। कंटिन्यूअस लेयर जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन, याद रखना कि जो इनर लेयर किसकी, इंटाइन किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो साइटोप्लाज्मा पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो पोलन ग्रेन है उसका साइटोप्लाज्म है
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, मतलब घिरा रहता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर, और जब पोलन ग्रेन है मेच्योर हो जाता है, और इसके पास इट कंटेन्स टू सेल्स, इसके पास दो सेल हो जाती हैं, एक को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल और दूसरी को कहा जाता है जेनरेटिव सेल, क्योंकि फिगर 2.3 में 2.5b में दिखाया गया है द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहेगा कि बिगर कौन सी है, जेनरेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल। तो एक जो वेजिटेटिव सेल है, बी फॉर बेन वाली भी है वेजिटेटिव सेल से बिगर, तो इसको ऐसे ही याद कर लो, बी बी, बस ये है, एक बी बेन वाली है वेजिटेटिव और बी फॉर बिगर मतलब बॉय वाली बी। तो वेजिटेटिव वाली बिगर है, मतलब बड़ी कौन सी है, वेजिटेटिव वाली। जेनरेटिव वाली कैसी होगी, छोटी होगी। तो वेजिटेटिव सेल इज बिगर हैज अबंडेंट फूड, और वेजिटेटिव के पास जो बड़ी है उसी के पास फूड रिजर्व मटेरियल भी ज़्यादा होगा, तो फूड रिजर्व भी इसी के पास ज़्यादा है। एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और इसी के पास बड़ा इरेगुलर, मतलब जो न्यूक्लियस होता है रेगुलर शेप का नहीं होता है, इरेगुलर शेप का होता है। तो इसको याद रखना है, जो न्यूक्लियस कैसा होता है, इरेगुलरली शेप्ड। उसके बाद जो दूसरी लेयर है, वो छोटी जो लेयर है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटी होती है, स्मॉल, एंड फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब वेजिटेटिव सेल कैसी है, बड़ी है, उसी के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। ये याद रखना, कौन तैरती है, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव तो बड़ी हो गई, वेजिटेटिव इज बिगर, इट इज स्पिंडल शेप्ड। और जो बात करें, देखो जनरेटिव वेजिटेटिव सेल कैसी थी, उसके पास तो एक तो बड़ी थी, और कैसी थी, अबंडेंट फूड रिजर्व भी ज़्यादा था, मतलब जो भी फूड रिजर्व था अबंडेंट ज़्यादा था, बड़ा है तो मतलब ज़्यादा हो गई, लार्ज। और जो उसके पास न्यूक्लियस कैसा था, इरेगुलर शेप का, ये याद रखना है। लेकिन अगर जनरेटिव सेल की बात करें, छोटी भी है, और वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट भी करती है, और जो इसकी शेप कैसी होती है, इट इज स्पिंडल शेप्ड, और स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है बहुत डेंस होता है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाला साइटोप्लाज्म होता है, एंड एक न्यूक्लियस होता है, एंड ए न्यूक्लियस। बात करते हैं इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म। जब बात करें, जो 60% एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज पर सेड मतलब गिर जाता है, पॉलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज पर गिर जाता है, मतलब रिलीज हो जाता है। इन द रिमेनिंग, मतलब जो अब कितना बचा, 40% जो स्पेसीज जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। तो 40% में क्या होता है, जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करता है, और टू गिव राइज टू द टू मेल गैमीट्स, जो क्या बनाते हैं, दो मेल गैमीट बिफोर पॉलन ग्रेन्स, गैमीट्स बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेड। तब ये क्या, जो थ्री सेल्ड स्टेज पे गिरते हैं, दो मेल गैमीट बिफोर टू मेल गैमीट्स है बिफोर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के सेड होने से दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लेते हैं माइटोटिकली डिवाइड करके। रिमेनिंग मतलब 40%, अगर 60% की बात करें तो वो ही दो ही सेल में गिर जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसीज कॉज सेवरल, अगर बात करें पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन ऑफ बहुत सी ऐसी प्लांट्स की स्पेसीज हैं जिनका पॉलन ग्रेन पॉलन एलर्जी कॉज कर देता है। एंड bronchial afflictions in some pupils often leading to chronic respiratory disorder। ऐसे जो pupil हैं जो जिनको chronic respiratory disorder है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, जो पार्थिनियम और कैरेट ग्रास दैट कम into India as a contaminant with the imported wheat। जो मतलब बात करें, ये जो पार्थिनियम ग्रास क्या है, मतलब दूसरी कंट्री से वीट आया था, तो उसके साथ में जो पार्थिनियम है, उसके साथ वीट के साथ में ही पार्थिनियम भी आ गई थी। कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया ने कंटामिनेंट विद imported wheat हैज बिकम ubiquitous to occurrence and cause, जो कि ये भी पार्थिनियम ग्रास है, ये भी क्या करता है, पॉलन एलर्जी कॉज करता है। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है फिगर 2.5a, इन लार्ज व्यू ऑफ पॉलन ग्रेन टेट्राड एंड बी इज द स्टेजेज ऑफ माइक्रोस्पोर मेच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन। तो ये जो डायग्राम दिया है वो क्या दिया है, पॉलन ग्रेन टेट्राड का इन लार्ज व्यू।
ए वाला जो पार्ट दिया है वो पोलन ग्रेन का इनलार्ज व्यू दिया है। और ये क्या है, बेक्यूल्स, न्यूक्लियस, एसिमेट्रिक स्पिंडल। और ये बात करें जो बी सेल में, तो यहाँ पे देखो वेजिटेटिव सेल है, पूरी सेल क्या है, वेजिटेटिव सेल है, उसके अंदर ही जनरेटिव सेल है जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में प्लॉट करती रहती है। अब बात करते हैं आगे, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और पोलन ग्रेन की तो बात करें, पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स। और जो इसका मतलब कुछ सालों की बात करें तो इसका फैशन हो गया, टैबलेट्स एज ए फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। जो पोलन ग्रेन्स हैं इनका टैबलेट के फॉर्म में भी आने लगे हैं, इनको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्री की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट, पोलन प्रोडक्ट के लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट ऑफ टैबलेट टू फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स में यूज किया जाता है, एंड जो कि मार्केट में भी अवेलेबल होता है। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। तो पोलन ग्रेन का कंजप्शन मतलब पोलन ग्रेन खाने से क्या होता है, बहुत सारे एथलीट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। जो रेस हॉर्सेस होते हैं, मतलब जो जिनको जो ऐसे हॉर्सेस जो रेस कराने में यूज किए जाते हैं, उनको भी मतलब उनकी भी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। ये जो पोलन प्रोडक्ट हैं जो कि कुछ पोलन मतलब पोलन से ही बनाए गए हैं, पोलन ग्रेन से, एनर्जी से, ये सारे जो डायग्राम दिया गया है। तो बात करते हैं आगे, व्हेन वंस दे आर सेड, तो अगला टॉप वहाँ पे था। और अगर जो पोलन ग्रेन एक बार गिर गए, वंस दे आर सेड द पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, ये क्या करते हैं, स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं, लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी। और मतलब अपने वाइबिलिटी को लूज होने से पहले ही, मतलब जब तक जिंदा हैं, जिंदा होने तक ही ये पहले, उससे पहले ही, मरने से पहले ही ये क्या करते हैं, स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। इफ दे आर हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, और ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन का मतलब प्रोसेस शुरू करते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वाइबिलिटी, मतलब पोलन ग्रेन की कितनी वाइबिलिटी होती है, तो इसके द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वेरिएबल इज हाईली वेरिएबल। बात करें जो पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी का वो है, वो वेरिएबल है, वो अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग टाइमिंग है, कब तक किस में कब तक मतलब वाइबल रहेगा, हाईली वेरिएबल एंड सम एक्सटेंट डिपेंड, कुछ हद तक अगर डिपेंड करता है तो वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर, लेकिन कम ही, कुछ हद तक ही डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। इन सम सीरियल्स, जैसे कि बात करें राइस की, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, राइस और व्हीट की बात करें तो इनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी वेबिलिटी वो 30 मिनट के अंदर, विद इन द 30 मिनट लॉस कर देते हैं फॉर देयर रिलीज। तब रिलीज होने के 30 मिनट के अंदर अंदर ही या मतलब इन बेकार हो जाएंगे। एंड एंड द सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, एंड रोजेसी के कुछ मेंबर्स लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, दे आर मेंटेन वेबिलिटी। अगर बात करें कुछ मेंबर रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी की बात करें, तो इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उनकी वाइबिलिटी मंथ तक होती है, फॉर मंथ्स, महीनों तक मतलब वाइबल रहते हैं। यू मे हैव हेard ऑफ स्टोरिंग सीमेन, तब सीमेन या स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल की बात करें तो एनिमल का सीमेन या स्पर्म को कैसे स्टोर किया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑफ आर्टिफिशियल, फॉर जो आर्टिफिशियल, इसको शॉर्ट में एआई कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज किया जाता है, तो उसको कैसे स्टोर किया जाता है। इट मे बी पॉसिबल टू, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसको मतलब अगर कई सालों तक हमें स्टोर करना है तो उसके लिए इसको -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसमें -196 डिग्री टेम्परेचर करके रखा जाता है। सच स्टोर पोलन कैन बी यूज एज पोलन बैंक्स, और ऐसे जो स्टोर्ड पोलन है उनको पोलन बैंक की तरह भी यूज किया जाता है। सिमिलर टू सीड बैंक,
जैसे कि सीड बैंक होती है उसी तरह से पॉलन को भी स्टोर किया जाता है इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। तो अगला टॉपिक है पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक। इसके बाद लेक्चर मीट कर देंगे, उसके बाद में जो अगला लेक्चर जो भी टॉपिक रहेगा वो अगले लेक्चर में लेंगे। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम को क्या कहा जाता है? ओव्यूल भी कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम को जो दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक की बात करते हैं। गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोसियम क्या इसको रिप्रेजेंट करता था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और गाइनोसियम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल, और जो गाइनोसियम है वो एक ही पिस्टिल होता है, दैट इज मोनोकार्पेलरी। इस कंडीशन को, अगर गाइनोसियम है उसके पास एक पिस्टिल है, सिंगल पिस्टिल, तो इस कंडीशन को कहा जाएगा मोनोकार्पेलरी। और अगर मैनी आर में हैव मोर देन वन पिस्टिल, मतलब एक से ज़्यादा पिस्टिल है, इस कंडीशन को कहा जाएगा मल्टी कार्पिलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल, और अगर अगली कंडीशन की बात करें, व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल, एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं, मे बी फ्यूज टुगेदर, और वो कैसे हो गए? एक साथ फ्यूज हो गए, इस कंडीशन को कहा जाता है सिंकार्पस। सिंकार्पस किसको कहा जाता है? फ्यूज कंडीशन को। आर मे बी फ्री, या फ्यूज नहीं हुए मतलब फ्री, अलग अलग ही रहे, इस कंडीशन को कहा जाता है एपोकार्पस। फिगर 2.7 सी, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, और जो हर एक पिस्टिल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, जिसको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कहते हैं। अब बात करते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द फॉर पॉलन ग्रेन। जो स्टिग्मा है उस पे पॉलन ग्रेन आके गिरते आके हैं, मतलब पॉलन ग्रेन क्या है का क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट, जो लंबा पार्ट होता है उसको स्टाइल कहा जाता है। स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, के जस्ट नीचे जो सबसे लंबा पार्ट होता है पतला सा, उसको क्या कहा जाता है? स्टाइल। तो बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल का जो सबसे बेस में पार्ट प्रेजेंट होता है, फूला हुआ पार्ट, बल्ज पार्ट ऑफ द, उसको क्या कहा जाता है? ओवरी। बल्ज पार्ट मतलब फूला हुआ भाग, ओवरी। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी, जिसको लॉक्यूल कहा जाता है। ओवेरियन कैविटी को क्या कहते हैं? लॉक्यूल। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, का दूसरा क्या नाम है? लॉक्यूल। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, जो प्लेसेंटा है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। Placenta is the located inside the ovarian cavity. Recall the definition and types of placentation. Recall the definition and types of placentation, जो कि वो सारे उसी चैप्टर में है, एनसीईआरटी क्लास 11th, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट, that you studied in क्लास 11th, जो कि क्लास 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट के चैप्टर में दिया है सारा, जो भी डेफिनेशन है प्लेसेंटेशन क्या है। Arising the placenta are the megasporangium, arising from the placenta क्या? मेगास्पोरेंजिया, जिसको ओव्यूल कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ए ओवरी में बी 1, और जो ओव्यूल का नंबर है एक ओवरी में एक हो सकता है। एक किसके हैं? एग्जाम्पल की बात करें, वीट और पैडी, जो चावल की खेती है, चावल होता है मतलब राइस, और मैंगो, इनमें क्या है? एक ही ओवरी है। और अगर बात करें मैनी की, मतलब बहुत सारी ओवरी की बात करें, पपाया हो गया, वाटरमेलन मतलब तरबूज, और चिड्स हो गए, इनमें क्या है? एक से ज़्यादा ओवरी प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल कहा जाता है। मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम ओव्यूल। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk. The ovule क्या है?
स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के द्वारा, जिसको फ्यूनिकल कहा जाता है। तो फ्यूनिकल के द्वारा स्ट्रक्चर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है ओव्यूल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन, और ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से फ्यूज करती है, फ्यूनिकल के साथ फ्यूज करती है, जिस रीजन पर फ्यूज करती है उस रीजन को नाम दे दिया गया हाइलम। हाइलम क्या है? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन, जिस रीजन में ओव्यूल फ्यूज करता है फ्यूनिकल के साथ, तो उस वाले पार्ट को हाइलम कह दिया गया। 10 हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन। हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ईच ओव्यूल हैज, और बात करते हैं तो ईच ओव्यूल हैज वन, मतलब एक या दो रिप्रोडक्टिव, सॉरी एक या दो प्रोटेक्टिव इनवेलप्स, मतलब एक या दो कवरिंग होती हैं, जिसको इंटेगुमेंट कहा जाता है। इंटेगुमेंट इन सर्कल द न्यूसिलस, और जो इंटेगुमेंट की बात करें हैं तो वो न्यूसिलस को इन सर्कल मतलब घेर लेता है, सिर्फ किसको छोड़कर? एट द टिप, एक्सेप्ट टिप, टिप को छोड़कर पूरे मतलब न्यूसिलस को इंटेगुमेंट कर देता है। वेरी स्मॉल ओपनिंग, जिसको क्या कहा जाता है? जहाँ पे क्या होता है, टिप को छोड़कर जहाँ पे क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इज ऑर्गेनाइज द अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, और जहाँ माइक्रोपाइल होता है, जहाँ पे टिप होती है, उसको उसकी स्मॉल ओपनिंग होती है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के अपोजिट वाले पार्ट को चलाजा कहा जाता है। और एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द, चलाजा किसको रिप्रेजेंट करता है? ओव्यूल के बेसल पार्ट को। इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट, enclosed within the integument is a mass of cell, enclosed within the integument is a mass, सेल का मास होता है, जिसको कहा जाता है न्यूसिलस। सेल्स ऑफ द न्यूसिलस हैज अबंडेंट फूड रिजर्व फूड मटेरियल्स, और जो न्यूसिलस होता है इसकी भी सेल्स के पास क्या होता है? अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि द लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। Located in the nucleus is embryo sac or female gametophyte, and ovule generally has single embryo। अगर बात करें एक ओव्यूल के पास जनरली कैसा होता है? एक ही एम्ब्रियो सेक होता है, जो कि फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर, जो कि मेगास्पोर से बना होता है। बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस से पहले क्या था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब ये टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। वहाँ पे क्या था? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ओविल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में एमएमसी कहा जाता है। ओविल जनरली डिफ्रेंशिएट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को डिफ्रेंशिएट करता है एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन। कहाँ पे? माइक्रोपाइलर रीजन में। ऑफ द न्यूसिलस, इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। और क्या है? ये लार्ज सेल है जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोज मियोसिस? और मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि मियोसिस क्यों है? क्योंकि हमें गैमीट का फॉर्मेशन करना, और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। लेकिन अगर बात की जाए मेगास्पोर मदर सेल की, तो ये डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड से अगर हमें हैप्लॉइड में आना है तो मियोसिस तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर हम माइटोसिस कर रहे हैं तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही का फॉर्मेशन होगा, या हैप्लॉइड से हैप्लॉइड। अगर प्लॉइडी को चेंज करना है
तो हमको मियोसिस करनी ही पड़ेगी। मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, जिससे क्या होता है 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर, अगर जो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, 4 मेगास्पोर बने, लेकिन इन 4 में से एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, बाकी जो 3 हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। ज़्यादातर की बात है, इन मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल, मतलब 4 में से एक ही फंक्शनल रहता है, 3 जो बचे हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। while other 3 degenerates, only the functional megaspore of जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा है वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है, डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। तो याद रखना, चाहे फीमेल गैमेटोफाइट कहो या एम्ब्रियो सेक कहो, बात एक ही है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इस टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो जो दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, और ये एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन के मेथड को एक मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन को प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। व्हाट विल इज द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि न्यूक्लियस है उसकी प्लॉइडी क्या है, इसके बारे में बात कर रही है। तो व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द न्यूक्लियस, सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसकी प्लॉइडी क्या है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो होता है डिप्लॉयड। न्यूक्लियस कैसा होता है, डिप्लॉयड। और अगर बात करें एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल, तो एमएमसी भी कैसा है, डिप्लॉयड। फंक्शनल मेगास्पोर जो फंक्शनल बचा था वो कैसा, हैप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस हुई है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी, तभी 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें 3 जी डीजनरेट हो गए थे और एक ही फंक्शनल बचा था। तो चारों थे हैप्लॉइड ही, लेकिन वो 3 डीजनरेट हो गए, बचा कितना, एक ही। तो इसकी फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्म जो प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड एन। फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही है। फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही है। लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। स्टडी करते हैं एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन की इन ए लिटिल मोर डिटेल। फिगर 2.8 द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। अब बात करते हैं जो फंक्शनल मेगास्पोर है। अब ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस हो रही है, अगर यहाँ पे मियोसिस होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मियोसिस करोगे तो प्लॉइडी चेंज होगी, लेकिन अब यहाँ पे हैप्लॉइड पहले से ही प्रेजेंट है, तो कोई चांस नहीं बनता है मियोसिस होने का। तो न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाता है, एक से 2 न्यूक्लियाई, फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विद मूव टू द अपोजिट पोल। क्या बनाता है, 2 न्यूक्लियाई जो कि एक दूसरे के अपोजिट पोल पर मूव कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे पोल पर पहुंच गया और दूसरा दूसरे पोल पर पहुंच गया, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियस, जिससे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, 2 न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, और फिर ये जो 2 बने थे न्यूक्लियस, ये भी 2 आपस में डिवाइड करेंगे, मतलब ये भी माइटोसिस ही करेंगे। ये माइटोसिस मतलब 2, 1 से 2 बने थे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, तो ऐसे ही डिवीजन। तो इस टाइप के को कहा जाता है FND, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसको कहा जाता है, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस में सेल वाल का, मतलब जो उसकी बाल है वो फॉर्म नहीं हो रही, मतलब विदाउट बाल फॉर्मेशन। न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है लेकिन विदाउट बाल फॉर्मेशन, मतलब बाल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस है वो फ्रीली डिवाइड कर रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, रिजल्ट्स इन द 4 न्यूक्लिएट एंड देन लेटर, फिर 4 से 8 स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सेक, 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सेक। इट इज इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली, इसी को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर किसको कहा जाता है कि न्यूक्लियस डिवाइड करा है विदाउट बाल फॉर्मेशन, न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉर इमीडिएटली सेल वाल। तो यहाँ पे जो
सेल वॉल है वो तुरंत इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर, अब बात करें 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई, 8 न्यूक्लियर स्टेज मतलब 8 न्यूक्लियस बनने के बाद में अब होगा यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट, जिससे क्या होगा यहाँ पे टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट आर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियोसेक, अब उसके पूरी मतलब जो 8 न्यूक्लियस बन गए थे उसके आठों के चारों तरफ एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 न्यूक्लियस स्टेज सेल वॉल लेग डाउन लीडिंग टू द, तो यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियोसेक, अब जो यहाँ पे ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियोसेक, 6 ऑफ द 8, जो 8 न्यूक्लियस थे 8 में से 6 न्यूक्लियस क्या करेंगे सेल वॉल से सराउंडेड हो जाएंगे, मतलब 8 थे 8 में से 6 को सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन 2 का नहीं होगा, एंड जो कि सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स द रिमेनिंग 2, अब 2 न्यूक्लियस बचे हैं, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, मतलब जो 2 न्यूक्लियस थे उनको पोलर न्यूक्लियाई नाम रख दिया। आर सिचुएटेड बिलो द एग अपेरेचर, जो कि एग अपेरेचर के नीचे सिचुएटेड है इन द लार्ज सेंट्रल सेल। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियोसेक, और ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स का विद इन द एम्ब्रियोसेक, मतलब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मान के चलो। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, और जो 3 सेल्स हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पर ग्रुप बना लेती हैं। जो 6 थी 6 में बॉल फॉर्मेशन हुआ था 8 में से, तो एक तो सबसे आउटर लेयर थी और उसके बाद जो 6 थे उनकी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया था, लेकिन 2 में हुआ ही नहीं था फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो टोटल सेल वॉल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा 6, और एक टोटल जो सबको घेरे है सबके चारों तरफ जो सेल वॉल है वो भी एक है, मतलब 6 + 1 मतलब 7 हो गए, लेकिन न्यूक्लियस की बात करें तो 8। तो इस टाइप को कहा जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, मतलब न्यूक्लियस तो 8 हैं लेकिन जो सेल हैं किसी हैं वो 7 है। वो आगे बात करें तो 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर और माइक्रो, और जो 3 सेल्स थी जिन्होंने 6 महीने फॉर्मेशन किया था उनमें से 3 माइक्रोपाइलर एंड पर ग्रुप बना लेंगी एंड कॉन्स्टिट्यूट द, जिसको उस तीनों को क्या कह दिया जाएगा एग अपेरेचर्स। तो 6 सेल थी जिन्होंने फॉर्मेशन किया सेल वॉल का, तो 6 में से 3 माइक्रोपाइलर एंड पर ग्रुप बना के और उनको क्या कह दिया जाएगा एग अपेरेचर्स। एग अपेरेचर्स इन टर्न कंसिस्ट ऑफ, अब जो 3 सेल थी उनमें से 2 को सिनर्जिड कहा, 2 है 2 क्या है सिनर्जिड है और एक क्या है एग सेल है, 2 सिनर्जिड हो गए एक एग सेल हो गया। द सिनर्जिड हैव ए स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स, और जो सिनर्जिड है उसके पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स है एट द माइक्रोपाइलर टिप, उसके माइक्रोपाइलर टिप पर स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है जिसको फिलीफॉर्म अपेरेचर्स कहा जाता है। किसके पास सिनर्जिड के पास, 2 सिनर्जिड हैं उनके पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है जिसको फिलीफॉर्म अपेरेचर्स कहते हैं, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग, जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करती है इनटू द सिनर्जिड। सिनर्जिड में जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जब पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पर लैंड करेगा, लैंड करने के बाद तो क्या होता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू कर देता है। जब पॉलन ट्यूब बनती है तो वो जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है उसको गाइड करने का काम करता है। एंड 3 सेल्स एट द, और जो 3 सेल्स थी 6 में से वो क्या चली गई, वो चलाजल एंड पर चली गई जिनको एंटीपोडल्स के नाम से कह दिया गया है, एंटीपोडल्स कह दिया गया है। तो इसको याद रखना है AC, ए फॉर एंटीपोडल्स और C फॉर चलाजा। एंटीपोडल किधर है चलाजा पर, और बाकी दूसरा याद ही रहेगा माइक्रोपाइलर एंड पर क्या है एग अपेरेचर्स। लार्ज सेंट्रल सेल्स एज मेंशनड अर्लियर हैज 2 पोल, जो बड़ी लार्ज सेंट्रल सेल थी जिनको पोलर न्यूक्लियर जो जिसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। द टिपिकल एंजियोस्पर्म, दस टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट द मेच्योरिटी पर क्या कहा जाएगा थ्रो 8 न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस तो 8 हैं लेकिन
तो सेल वॉल का फॉर्मेशन वो 7 ही है, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म का। तो यहाँ तक तो हो गया, ये बात करेंगे इसमें यहीं तक, लेकिन यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो डायग्राम दिया है, ये तो एफ एन डी, जैसे कि पहले क्या था, एक से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, ये सारे एफ एन डी हैं। 2 से 4, 4 से 8, अभी तक कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। उसके बाद सिनर्जी, अब ये यहाँ पे क्या था, ये धीरे धीरे सेल वॉल फॉर्मेशन, ये क्या है, एंटीपोडल्स। ये क्या हो गया, एंटीपोडल्स। उसके बाद ये क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ये सेंट्रल सेल हो गई, ये एग हो गए, और ये क्या है, सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड, एक एग, इन तो पूरे को मिला के एग अपर्चर। तो जो सी वाला डायग्राम है, ये है सी डायग्राम है, उसकी बात करते हैं। सी डायग्राम है, सी में यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे इन्होंने उल्टा डायग्राम, जो सी डायग्राम बना है, ये एनसीईआरटी बात दूसरे की कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है वो उल्टा डायग्राम है, इसको सीधा है। तो ये जो एंटीपोडल्स है, ये बेस में प्रेजेंट होता है नीचे। तो एंटीपोडल्स के साथ में ये कौन सा इंड है, ये चलाजल इंड है। ये क्या है, चलाजल इंड पर एंटीपोडल्स प्रेजेंट है, तो इसको याद करना ए सी से, ए फॉर एंटीपोडल, सी फॉर चलाजा। उसके बाद जो नीचे है माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर इंड पर फिलीफॉर्म अपर्चर्स प्रेजेंट होता है। ये सिनर्जिड है, ये क्या है, एक्स सेल है, और ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल। तो ये डायग्राम है, इसको याद रखना है। ओके, आज तक यहीं तक बात करेंगे, और अब जो अगला लेक्चर है उसमें बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन कैसा होता है इसकी पे बात करेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड शेयर कर देना, लाइक कर देना।